Assalamu alaikum. Welcome to GS Academy YouTube channel. I am Kamran Khan, your chemistry teacher. Hope so आप सब बच्चे ठीक होंगे. आज बच्चे हम लोगों ने जिस चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने केमिस्ट्री सेकंड ईयर FSC 2 उसका चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेलेवेंट हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर रहे थे. उसका कल एक लेक्चर हुआ था, दूसरा लेक्चर हम लोग जो है आज लेक्चर पढ़ेंगे. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने उसकी कुछ फीचर्स को डिस्कस किया था. आज जो टॉपिक उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, उसकी क्या यूजेस हैं, क्या उसकी एप्लीकेशन है. बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह नहीं पूछा जा सकता. सम टाइम वो आपसे यूं पूछ लेता है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या एप्लीकेशन है, यूजेस क्या हैं. तो यूजेस, एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ये एक ही वर्ड में जो है वो आपसे पूछ सकता है. सो हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं. हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या अहमियत है, कि हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अहमियत रखती है. अगर मैं आपको बताऊँ डिटेल से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा खाना पीना, हमारा पहनना, हमारा यूज़ करना चीज़ों को, इनमें सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो मेन चीज़ डिस्कस की थी बच्चों वो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही इन सारी चीज़ों को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं. देखिए भाई, मैंने आपको कहा कि जो आपके पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग जो है स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं. कैटाबॉलिक रिएक्शन मीन बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं. बायोलॉजिकल रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में होते हैं. अब बायोलॉजिकल रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. इसमें मैं यूं कहता हूं मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंस में होते हैं. अब वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास, वो एंजाइम हो सकते हैं. हमारी बॉडी में आप जानते हैं एंजाइम्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है. इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होती हैं, सही है. हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स होते हैं, बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं. इस सारे के सारे क्या चीज़ें हैं, इस सारे के सारे कंपाउंड्स वो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन के प्रोसीजर को फॉरवर्ड करते हैं. अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो हम लोग पहनते हैं, मैंने आपको कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे खाने पीने, पहनने, इस्तेमाल करने की चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं. दूसरा मेरा पॉइंट है वीयरिंग के रिलेटेड है, ड्रेस के रिलेटेड है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के ड्रेस को मैन्युफैक्चर करते हैं. यूँ कह लें ह्यूमन यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को,
हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैन्युफैक्चर हैं। लाइक मैं कहता हूँ हम लोग जो है कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक्स। हम लोग जो है इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं, कौन कौन से कंपाउंड हैं। शायद आपके लिए नई चीज़ें हैं, नए नए नेम हैं, इनके मीनिंग भी मैं बताता हूँ और मैं इनकी जो है स्टडी भी बताता हूँ कि ये किस चीज़ के लिए। हम लोग जो है कॉस्मेटिक्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो है मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, जिनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। देखिए सबसे पहला मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का मतलब होता है मेकअप। मेकअप से जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो हम लोग अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जो बनाती है कॉस्मेटिक्स, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। लाइक टाग कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो आपकी जो है कॉस्मेटिक्स जो है बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सारे के सारे क्या चीज़ें, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बच्चों इंसेक्टिसाइड्स की, तो इंसेक्टिसाइड हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कीड़े मारने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल होता है। जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स होता है, ये हमारे पास जहरीले जानदारों को, लाइक फसलों को जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जानदार जो होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए हम स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। वो सारे के सारे जो है वो किस कंपाउंड से बने होती हैं, वो जो स्प्रे होती है, वो जो कीड़े मार अद्वियात होती है, वो भी बनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। अगर मैं बात करूँ मेडिसन की, मेडिसन से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे कि मेडिसन अद्वियात होती हैं, ठीक है, और इनको जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। इट मीन कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिससे की वजह से जो है मेडिसिन बनाई जाती हैं, ठीक है। अगर मैं लास्ट में बात करूं फर्टिलाइज़र्स की, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और जो सबसे पहले, ये अगर एमसीक्यू से पूछा जाए कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा था, तो यूरिया सबसे पहले जो बनाया गया था। कहाँ से बनाया था? लास्ट टाइम हमने कहा था अमोनियम सायानाइड से जो है इसको फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया था, 1828 में बनाया था। ये भी आपसे एमसीक्यू सामने पूछा जाता है कि कब बनाया गया, तो 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम सायानाइड से यूरिया को प्रिपेयर किया। इट मीन के फर्टिलाइज़र के अंदर जो कंपाउंड इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर मैं बात करूँ वीरिंग के रिलेटेड, तो ह्यूमन uses organic compounds as wearing, as wears, wearing कह लें कि पहनने के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल है। पहनने के अंदर क्या कौन कौन चीज़ें आ सकती हैं? पहनने में जो जो चीज़ें हम लोग पहनते हैं, हम लोग पैंट पहनते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाई गई है। शर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है। हम लोग शूज़ पहनते हैं, ठीक है। यूँ कह लें लेदर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी कौन सी चीज़ें हैं? ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाई गई हैं। इट मीन कि जो चीज़ें हम लोग खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन के हम लोग जो चीज़ें खाते हैं उसको भी हम लोग अगर देखें तो वो भी सारी चीज़ें क्या हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ईट फूड के रिलेटेड जो है इसका इस्तेमाल है। ईट फूड में कौन कौन चीज़ें आ सकती हैं? आपके पास सारे के सारे सैकराइड्स। सैकराइड्स आप लोग जानते हैं क्या चीज़ें होती हैं बच्चों? सैकराइड्स होते हैं शुगर्स। सैकराइड मीन्स स्वीट टेस्ट रखने वाले कंपाउंड्स। वो स्वीट टेस्ट रखने वाले कंपाउंड्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। सैकराइड के बाद हम बात करते हैं, अगर सैकराइड मीन्स स्वीटिश होता है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। सैकराइड मीन मीठा जायका रखने वाली चीज़ों को आप लोग सैकराइड का नाम देते हैं। मीन शुगर होता है, ठीक है। उसके बाद आप अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज भी आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कि खाने के लिए। अगर मैं आपको बात करूँ जो हम लोग
खुराक खाते हैं या पीते हैं, उन सारों के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। सही है। हम लोग एक डेली लाइफ में कितनी चीज़ों को हम लोग जो है वो मीठा इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सही है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है जो चीज़ खाते हैं, जो बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन, उनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस प्रोसेस को लेके चलते हैं। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैंने नाम लिखे। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा ह्यूमन जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, सारे के सारी जो चीज़ें ड्रेस इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम लोग जो फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम लोग जो है जो पहनते हैं, मतलब ड्रेस के रेलेवेंट जो चीज़ें, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मरहून मिन्नत है, उनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। जो चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं, उनमें से कौन कौन चीज़ें मैंने लिखी, मैंने वो कहा जो पैंट हम पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है, इस तरह हम लोग शूज़ पहनते हैं, लेदर पहनते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज की गई हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं? हम लोगों ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में हमें हर जगह नज़र आते हैं। हम जो पहनते हैं, हम जो यूज़ करते हैं, हम जो चीज़ें खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे हम लोगों ने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं? सोर्सेज वर्ड यूज़ किया हुआ है। सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए। इस मिलने के ज़राए क्या हैं? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल आपको डेली लाइफ में दूँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग कह लें कि जो आप लोग डेली पॉकेट मनी लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं, ठीक है, कोई ब्रदर से लेता है, सही है। अब जहाँ से आप पॉकेट मनी ले रहे हैं वो चीज़ क्या है? पॉकेट मनी का सोर्स है। उसको क्या नाम देते हैं? उसका सोर्स का नाम देते हैं जहाँ से वो चीज़ हासिल हो रही है। तो हम लोग अगर केमिस्ट्री के अंदर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें जहाँ से मिलते हैं वो उसका सोर्स है। यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं। नंबर 1 पे मेरे पास कोल है, नंबर 2 पे नेचुरल गैस है एंड नंबर 3 पे पेट्रोलियम है। ये तीनों क्या चीज़ें हैं? ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स हैं। यहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं, इनको इकट्ठे स्टडी करूं, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इनको इकट्ठे क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स का नाम दिया जाता है। फॉसिल फ्यूल से आपको एक बात जरूर क्लियर होगी तो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री क्या है। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये 3 पॉइंट्स कहाँ से हमें मिले हैं, मकसद क्या है, इनका पर्पज़ क्या है? बच्चों 500 मिलियन ईयर्स एगो, मीन के 50 करोड़ साल पहले की बात करूं तो उस टाइम जो एनिमल से, जो प्लांट से ज़मीन के ऊपर थे, आहिस्ता आहिस्ता वो डेड होते गए। ठीक है। डेड होने के बाद कहा जाता है कि उस डेड प्लांट्स, एनिमल्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की जो है वो लेयर बनती गई। क्या बनती गई? लेयर बनती गई। ज़मीन की उन डेड बॉडीज़ के ऊपर ज़मीन की तह चढ़ गई। अगर बात करूं उसी कंसेप्ट की, मेरे पास ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है, एक डायग्राम छोटी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्रा की है। ये मेरे पास कह लें कि अर्थ है। मान लें कि ज़मीन तो बहुत बड़ी है, खैर ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा है। ये अर्थ है, अर्थ के नीचे ये चीज़ मैंने बनाई है। एक मैंने फर्जी आपको सपोज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। मान लें कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट का डेड बॉडी है, मान लें कि ये आपके पास एनिमल का डेड बॉडी है। अच्छा भाई, हुआ क्या? विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो चीज़ डेड हुई है, ज़मीन के अंदर जो धंसी हुई है, ज़मीन के अंदर जो पड़ी हुई है, इसके ऊपर कुछ फैक्टर ने अफेक्ट किया। देखें, हम पहले सोर्स की बात करते हैं, कोल की। चलें, इससे पहले मुझे एक पॉइंट याद आ गया, आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूं कि कहते हैं कि आपके पास जो कोल है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है। आपसे ना मुझे याद आ गया, आपसे शेयर कर देता हूँ कि वो जो एक क्वेश्चन पूछते हैं MCQs पे कि सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो बेस्ट सोर्स जो है वो फॉसिल फ्यूल्स है। उसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ये पीछे वाले जो है बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है MCQs के तौर पे कि विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो फॉसिल फ्यूल्स का ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा भाई, हम पहले के बारे में बात कर लेते हैं, कोल की। कोल हम जानते हैं कि कोयला का होता है।
ठीक है, लकड़ी का आता है, लकड़ी जब जलती है तो हमारे पास कोयला बन जाता है, उसको कोल बोलते हैं। मैंने लकड़ी की बात की, अगर वुड की बात मीन के लकड़ी की बात करूं तो वो हम जानते हैं कि वुड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जानते हैं इस चीज़ को, सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो हम दूसरे पॉइंट की बात करें, नेचुरल गैस, जाहिर सी बात है, नेम से पता चल रहा है कि आपके पास गैस है। दूसरी आप लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम जो होता है डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा भाई, ये आपके पास एक चीज़ आपको और भी क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है। डू यू नो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है, कोल जो है सॉलिड फॉर्म में होती है, नेचुरल गैस फॉर्म में, और पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड, गैस एंड लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होती हैं। ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ। दूसरे के बारे में बात करते हैं, कोल के ऊपर। कोल हम लोग जानते हैं कि वुड होती है, ठीक है। वुड ज़मीन के अंदर इतने साल पड़ी रही, उसके ऊपर कुछ फैक्टर ने इफेक्ट किया, मीन के बैक्टीरिया ने सबसे पहले उसको खाना शुरू किया। बैक्टीरिया ने उसकी डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ फोड़। बैक्टीरिया ने एक बड़े से सब्सटेंस को, बड़े के से कंपाउंड को, एक ठोस और सख्त किस्म के कंपाउंड को जो है वो छोटे चीज़ों के अंदर, छोटे पीस के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना। बैक्टीरिया ने डिकम्पोजिशन किया और साथ ही साथ उस डिकम्पोजिशन कंपाउंड्स पे जो है वो केमिकल रिएक्शंस हुए। रिजल्ट में क्या मिला? वो जो वुड है वो पीट के अंदर चेंज होगी। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ पीट इज फॉर्म्ड, पीट कैसे बनती है? तो बच्चों मैंने आपको बताया कि पीट इज द रिजल्ट ऑफ वुड व्हेन बैक्टीरिया एंड केमिकल रिएक्शंस अकर्स ऑन अ वुड, देन वुड कन्वर्टेड इनटू पीट। क्या मैंने कहा? मैंने कहा पीट जो है ये वुड का रिजल्ट है, वुड का प्रोडक्ट है। यहाँ पे वुड के ऊपर जब बैक्टीरिया ने अटैक किया, केमिकल रिएक्शंस हुए, तो वुड किस में कन्वर्ट होगी? पीट के अंदर कन्वर्ट होगी। अब वुड हम लोग जानते हैं ये हमारे पास ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, ब्राउन कलर का जो हार्ड मैस होता है। इसके ऊपर ये जो इस फैक्टर ने अफेक्ट किया तो ये आपके पास एक ब्राउनिश ब्लैक कलर का जो है आपके पास प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है पीट। अंडरस्टैंड? अच्छा, चूंकि ये एक बहुत टाइम की बात है तो ये सारे का सारा फिनोमेना याद रखना, ये अर्थ के नीचे है, बीनीथ द अर्थ है, अंडर द ग्राउंड है, ठीक है। ये जो पीट है इसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई हुआ और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ने इसके ऊपर जो है वो काम किया। हाई टेम्परेचर भी अप्लाई हुआ और हाई प्रेशर, जमीन इसको दबा दिया ना, जमीन ने इसको और नीचे कर दिया, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तो रिजल्ट में क्या बना? पीट किस में कन्वर्ट होगी? लिग्नाइट में कन्वर्ट होगी। लिग्नाइट आप लोग तकरीबन आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, इससे पता चल गया होगा लिग्नाइट जो है वो पीट की रिजल्ट में बना है। जब इसके पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई हुआ है तो रिजल्ट में क्या चीज़ बनी है? लिग्नाइट बना है। अच्छा भाई, लिग्नाइट जो है ये ऐसे ही है, जो ये फिनोमेना चलता गया। लिग्नाइट के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई हुआ, ज़मीन ने इसके ऊपर दबाव डाला, प्रेशर अप्लाई हुआ, तो लिग्नाइट किस में कन्वर्ट होगी? बिटुमिनस कॉयल में चेंज होगी। बिटुमिनस कॉयल जो है ऐसा ऐसा इसके रिजल्ट में जो है फाइनली जो है एंथ्रासाइट बन गया। होप सो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कोल के बारे में बताया है आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। एक बार मैं रिव्यूज आपको दे देता हूँ। मैंने कहा वुड के ऊपर बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन हुआ, पीट बना, पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई हुआ, लिग्नाइट बना, लिग्नाइट के ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ, बिटुमिनस कॉयल बना, और फाइनली जो है वो एंथ्रासाइट बन गया। ये आपके पास एक कोल जो है वुड कन्वर्ट हो रहा है एंथ्रासाइट पे। बात यहाँ तक क्लियर हुई है। दूसरी बात मैंने कहा कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड सोर्स होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कैसे होती है? नेचुरल गैस हम लोग जो है डेली लाइफ में नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है सुई गैस। सुई गैस के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और सुई गैस हम लोग इसे बोल लेते हैं, और केमिस्ट्री में इसको जो है वो मीथेन गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम अगर बात करें तो आपके पास जो नेचुरल गैस है या मीथेन गैस है, ठीक है, ये आपके पास लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है। डू यू नो कि लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं?
लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि आपके पास वो चेन होती है ना, आपके पास कार्बन की चेन होती है। अगर आपके पास 1 कार्बन है तो मीथेन है, 2 है तो आपके पास इथेन है, 3 कार्बन की है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो आपके पास प्रोपेन है, इस तरह ब्यूटेन है और आपके पास पेंटेन है। सेम इस तरह अगर कार्बन की जो है वो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो कंपाउंड की जो चेन है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बहरहाल लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है, मेन केस के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है, मेन केस के अंदर एक ही कार्बन है, ये जल्दी से जो है वो बॉयल हो जाता है। ठीक है, हम लोग जो है मीथेन को नेचुरल गैस बोलते हैं और हम लोग इसका नाम रखा हुआ है, हम लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग सुई गैस यूज़ कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं ये 1952 में इसको जो है वो डिस्कवर किया गया। ठीक है, ये देखिए भी आपके पास नेचुरल गैस सोर्स है, इसका मीथेन भी कहते हैं। मीथेन का आप लोग जानते हैं, इसको आप लोग फार्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला CH4 होता है, कार्बन और 4 इसके साथ हाइड्रोजन आटम होते हैं। मीन का छोटी सी जो है छोटा सा कंपाउंड होता है, एक इसके अंदर कार्बन है। अच्छा भी अगर देखा जाए ये गैस सिर्फ मीथेन के बारे में आपकी बुक बता रही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ गैसें होती हैं, इथेन भी होती है इसके अंदर, ठीक है, ब्यूटेन भी होती है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा मिकदार में है वो आपके पास मीथेन होती है। बाकी गैसेस इसके अंदर मौजूद गैसेस होती हैं लेकिन वो माइनर क्वांटिटी में होती हैं, थोड़ी मिकदार में होती हैं, इसलिए उनको जो है वो ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया। इसके अंदर नेचुरल गैस के अंदर ज़्यादातर मीथेन ही है, तो हम लोग सिर्फ मीथेन के बारे में बात करेंगे। अच्छा भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट सोर्स की, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हम लोग जानते हैं कि आजकल भी बहुत बड़ा इसका इशू बना हुआ है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं तो फ़ौरन हमारा जो माइंड है वो पेट्रोल की तरफ आना चाहिए। एक सिर्फ पेट्रोल नहीं है, मैं आपके सामने आज इस चीज़ को क्लियर करूंगा, पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल नहीं होता। हरगिज़ इसको ना सोचेंगे पेट्रोलियम जो है ये पेट्रोल है। हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना तो लिखा होता है पेट्रोलियम, वहाँ का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल मिलता है, उसके भी मतलब है कि यहाँ पे डीजल भी है, उनके पास केरोसिन ऑयल भी है। बात क्लियर हुई? इसको आप लोग जो है ये सारी पेट्रोलियम की जो टाइप्स होती हैं। अच्छा भाई, ये जो पेट्रोलियम डेड प्लांट से, डेड एनिमल से कैसे मिला? आपके पास जो पेट्रोलियम है इसके ऊपर ये जो हार्ड मैस मैंने कहा, डेड बॉडीज जो मैंने कहा ज़मीन के अंदर पड़ी हुई है और उसके ऊपर रिएक्शंस हुए, उसके ऊपर बैक्टीरिया ने उसके ऊपर जो डिकम्पोजिशन उसकी की, तो रिजल्ट में आपके पास मैंने कहा ये चीज़ें बनी। इस तरह आपके पास जो पेट्रोलियम है ये भी आपके पास एनिमल्स की डेड बॉडी से जो बनता है। अंडरस्टैंड? एनिमल की डेड बॉडीज जो है वो ज़मीन के अंदर जो डेड बॉडी दब गई, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ, उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर अप्लाई हुआ और रिजल्ट में एक लिक्विड बना जिसका नाम हमने दिया ये पेट्रोलियम है। अब वो पेट्रोलियम जो है वो ज़मीन से बच्चों एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। वो जो मशीनरी है वो आप इंपोर्ट भी करवा के सम टाइम उसको निकाला जाता है। ठीक है, कुछ पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री निकाल रही हैं, कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आप लोग कहते हैं कि पेट्रोलियम निकालने की इंडस्ट्री होती है। लाइक आप कह सकते हैं कि पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पे पेट्रोल को रिफाइनिंग होती है। अच्छा भाई, तो होती कैसे है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम निकल गया ज़मीन से बाहर, मान लें कि हम लोगों ने डिफरेंट मशीनरी का यूज़ करके हम लोग जो है डेड बॉडीज़ से जो पेट्रोलियम बना है उसको हमने वो निकाल दिया है। इस चीज़ को आप लोगों को मानना होगा। अंडरस्टैंड? अब देखें, वो जो मैंने कहा है कि ज़मीन से हमने निकाला है वो क्रूड, उसे हम पेट्रोलियम को बोल रहे हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्यों बोलते हैं? ज़मीन के अंदर से जो हम लोग चीज़ निकालते हैं, सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, जो भी चीज़ हमें ज़मीन से बरामद होती है, जो भी हम ज़मीन की सतह से निकालते हैं उसको हम लोग क्रूड कहते हैं। और उर्दू में उस वर्ड यूज़ करूँगा खाम तेल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है खाम तेल। अब देखें, ये सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं होता, क्रूड जिप्सम भी होता है, क्रूड आयरन भी होता है, क्रूड गोल्ड भी होता है। बात समझ गए कि हमें जो चीज़ चट्टानों से, रॉक से, पहाड़ों से, ज़मीन से हम लोग उसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्रूड का नाम देते हैं। बात क्लियर हुई? अब देखें, हम लोगों ने पेट्रोल निकाला, उसको मैंने कहा कि वो हमारे पास क्रूड ऑयल है क्योंकि ज़मीन से निकला हुआ है, रॉक से निकला हुआ है, ज़मीन से निकला हुआ है। अब देखिए, हाँ, इस क्रूड ऑयल को आप लोग मिनरल ऑयल का भी नाम देते हैं। मिनरल ऑयल इसका दूसरा नाम है।
मैंने ये आपसे कहा कि बैक्टीरिया ने यहाँ पे डिकम्पोजिशन की एनिमल डेड बॉडीज़ की, तो रिजल्ट में हमें क्रूड ऑयल मिला और हमने मिनरल निकाला। मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल आपने निकाल दिया है, ये बात मान लें। आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, ज़मीन से आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। याद रखें, जो पॉइंट आप बताने जा रहा हूँ उसको ज़हननशीन कर लें। जो आप लोगों के पास खाम चीज़ आ गई है, क्रूड चीज़ आ गई है, वो आपके पास जो है वो इम्प्योर है। कैसी है? इम्प्योर है, वो प्योर नहीं है, खालिस नहीं है। आप लोगों ने इसको खालिस बनाना है। खालिस कैसे बनाना है? उसके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर और हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट रिफाइनरी को जो है लॉन्च किया गया है। डिफरेंट रिफाइनरी को लगाया गया है। वो क्या काम करती हैं? वो जो आपके पास क्रूड प्रोडक्ट होता है, वो जो आपके पास क्रूड ऑयल होता है, वो जो ज़मीन से निकाली हुई चीज़ें होती हैं उनको साफ़ करती हैं। हम लोग जानते हैं जो चीज़ ज़मीन से निकली होगी साफ़ तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है। उसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर जो है साल्ट होगा, उसके अंदर कुछ और भी मिनरल्स होंगे, ठीक है। उन कंपाउंड्स को, उन प्रोडक्ट्स को, उन पार्टिकल्स को निकालने की ज़रूरत है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। उस जो पेट्रोलियम को साफ़ किया गया है वो आपके पास रिफाइनरी लगाई गई हैं। क्या काम किया गया है? रिफाइनरी लगाई गई हैं। उसके लिए एक बड़ा प्रोसेस, बड़ा कह लें कि एक लार्ज स्केल पे, एक वास्ट स्केल के ऊपर ये प्रोसेस होता है। और यूं जो है पेट्रोलियम से इम्प्योरिटी को अलग करके जो है इसको खालिस बनाया जाता है। अब वो जो आपका पेट्रोलियम है, बात बड़ी मज़े की है, वो जो पेट्रोलियम है वो रिफाइंड किया गया है और उस पेट्रोलियम के रिजल्ट में हमें कौन कौन से ऑयल मिल रहे हैं। जो मैं आपको बताया कि हमने क्रूड ऑयल निकाला है, उस क्रूड ऑयल से हमें, जब हमने उसको रिफाइंड किया, हमें नेचुरल गैस हासिल हुई। क्या हासिल हुआ? सुई गैस हासिल हुई। हमें पेट्रोल मिला पेट्रोलियम से। ये भी बात याद रखें, पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी होती है। नेचुरल गैस को भी पेट्रोलियम का नाम देते हैं। हमें पेट्रोल मिला, हमें डीजल मिला, हमें कैरोसिन ऑयल मिला। यू नो कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल होता है बच्चे। अच्छा, ये सारे के सारे ऑयल हमें पेट्रोलियम ने दिए जब हमने इसको जो है वो इसे इम्प्योरिटी अलग की, और हर तेल को जो है, हर ऑयल को हमने इसको अलग कर दिया। और यूं जो है एक पेट्रोलियम का फिनोमेना होता है। और इन सारी चीज़ों को आप लोग क्या नाम देते हैं? आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। हम लोगों ने कोल का कहा, कोल हमें कैसे मिलती है। हम लोगों ने नेचुरल गैस का पढ़ा, ये चीज़ कैसे होती है। और हम लोगों ने लास्ट पे जो है पेट्रोलियम को डिस्कस किया कि पेट्रोलियम जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कैसे मिलता है हमें। बात क्लियर हुई। उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है पूरे का पूरा समझ आया होगा और आप लोगों ने समझा होगा। अगर आप लोग मेरे लेक्चर को आप लोग नोट कर रहे हैं तो ज़रा मैं एक साइड पे हो जाता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। अपनी वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।